हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल राज कॉम्पिटिटिव एकेडमी पर। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का इस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य को। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग बहमनी साम्राज्य को पढ़ चुके हैं और आज हम लोग जानेंगे विजयनगर साम्राज्य को। ठीक है, तो आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे विजयनगर साम्राज्य के भौगोलिक स्थिति, विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके अंतर्गत कौन कौन वंश थे, इनका संस्थापक कौन था, इनके इनके संघर्ष क्या थे, ये सब जानने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य को। तो जानने इससे पहले आप लोग इसके पीछे स्टोरी जानिए कि विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति के क्या कारण थे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के क्या कारण थे। तो इससे पहले आप लोग याद कीजिए दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, रिकॉल कीजिए दिल्ली सल्तनत को। आप लोग को पढ़ाए थे कि दिल्ली सल्तनत के समय खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में कुछ अभियान करते हैं। तो इन अभियान के दौरान जो है दक्षिण भारत के कई प्रांतों को जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक रहते हैं, तो उनके बाद जो आने वाले कई शासक रहते हैं वो जो है शक्तिहीन रहते हैं, मतलब उतने मजबूत शासक नहीं रहते हैं। तो क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत जो रहते हैं बहमानी साम्राज्य के ऊपर, मतलब उत्तर भारत साइड में, तो ये अपना विस्तार दक्षिण भारत में उतना अच्छा से नहीं कर पाता और ये जो है मध्य भारत और उत्तर भारत तक ही विस्तृत रह पाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप याद कीजिए तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो क्या होता है कि दक्षिण भारत में जो है विद्रोह होने लगता है। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है बहुत सारा विद्रोह होता है इनके समय। तो दक्षिण भारत में जब विद्रोह होने लगता है तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है दक्षिण भारत का भ्रमण करते हैं उन विद्रोहियों को पकड़ने के लिए। तो यहाँ जो है भ्रमण करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत से आते हैं दक्षिण भारत। तो मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत आ रहे हैं विद्रोहियों को पकड़ने के लिए, जिनमें मूल्य रूप से विद्रोहों में शामिल थे बहाउद्दीन यूसुफ। तो इसी को पकड़ने के लिए आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दक्षिण भारत में विद्रोह करवाते हैं। तो इनको पकड़ने जब आते हैं तो ये बहाउद्दीन यूसुफ जो होता है, ये हरिहर एवं बुक्का जो एक सामंत होते हैं, इन्हीं के घर जो होता है छुपा रहता है। तो ये हरिहर एवं बुक्का को पता नहीं रहता है कि ये जो है विद्रोही है बहाउद्दीन यूसुफ और हम उसको छुपा करके रखे। तो ये इन्हीं के घर जो है हरिहर एवं बुक्का के घर ये विद्रोही आश्रय दिए हुए रहते हैं। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक जब आते हैं तो इसको हरिहर एवं बुक्का के घर पाते हैं। ठीक है, और उनको पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ने के बाद उसके साथ साथ जो है हरिहर बुक्का को भी पकड़ करके लेकर के चले जाते हैं और इनको क्या करते हैं, जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवाते हैं। ठीक है, जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवा करके फिर रिटर्न दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद क्या करते हैं कि फिर भी देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो है विद्रोह हो ही रहा। तो फिर ये विद्रोह को दबाने के लिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक हरिहर एवं बुक्का को ठीक है भेजते हैं दक्षिण भारत विद्रोह को शांत कराने के लिए। तो यहां से देखिए कि काम्पली जो कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है, हैदराबाद क्षेत्र में, तो ये काम्पली आते हैं हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, अपने घर आते हैं ये विद्रोहों को दबाने के लिए। यहाँ जब आते हैं हरिहर एवं बुक्का तो वहां एक गुरु से मुलाकात होती है, जो इनके पुराने गुरु होते हैं। कौन? विद्यारण्य। ये विद्यारण्य इनके गुरु होते हैं। तो ये विद्यारण्य से मिलने के बाद बताते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है
हमको पकड़ लिए थे और हमको जो है इस्लाम स्वीकार करवा दिए, अब हम क्या करें, क्या करें। तो विद्यारण्य जो इनके गुरु होते हैं इसको उपाय बताते हैं कि इनका जो है एक मार्ग है, शुद्धि शुद्धि करवा करके जो है आप इस्लाम धर्म को छोड़ करके फिर पुनः हिंदू धर्म में वापस आ सकते हैं। तो ये होता क्या है, फिर इनका जो है विद्यारण्य गुरु जो होता है ये हरिहर एवं बुक्का जो है इसका शुद्धिकरण करवाता है, और यही जो है फिर तुंगभद्रा नदी के तट पर अन्य गोंडी के सामने जो है विजयनगर साम्राज्य स्थापित होता है। तो किसने करता है, हरिहर एवं बुक्का। तो आप ये कहानी को समझ गए होंगे कि कैसे कैसे हुआ। ठीक है, विजयनगर की साम्राज्य होता है, स्थापित होता है। और ये देखिए इधर तो विजयनगर साम्राज्य हो गया, ये कृष्णा नदी हुआ। ठीक है, इसके थोड़ा भौगोलिक दृष्टि को देखते हैं, और ये तुंगभद्रा नदी हुआ। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में खास करके कर्नाटक क्षेत्र में होता है, और ये कृष्णा नदी के ऊपर जो होता है बहमनी साम्राज्य होता है, और बहमनी साम्राज्य के ऊपर जो होता है दिल्ली सल्तनत होता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत होता है। अब देखिए कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में जो है तकरार उत्पन्न होते रहता है, संघर्ष चलते रहता है। क्यों, इसके पीछे रीजन है कि ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा के बीच का दोआब क्षेत्र, मतलब दोनों कृष्णा और तुंगभद्रा के दो पानियों का बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। दो आब मतलब पानी, दोनों के बीच का क्षेत्र दोआब क्षेत्र होता है। तो दोआब क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता है। इन्हीं जो है इन्हीं मैदानों को लेकर के जो है, इसी क्षेत्रों को जो लेकर के है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में जो है तकरार उत्पन्न होते रहता है। ठीक है, ये एक जो है बहमनी साम्राज्य जो है यह मुस्लिम साम्राज्य होता है, और विजयनगर साम्राज्य जो है यह एक हिंदू साम्राज्य होता है। तो ये दोआब क्षेत्र के लिए जो है तकरार उत्पन्न होते रहता है। और दूसरा कारण क्या था इसमें तकरार उत्पन्न होने के कारण, कि ये विस्तार को लेकर के ये खास करके दक्षिण विजयनगर साम्राज्य जो है दक्षिण भारत में रहता है। तो ये विजयनगर साम्राज्य तो ये इधर जो है हिंद महासागर में अपना विस्तार कर नहीं सकता है। ये करेगा तो ये बहमनी साम्राज्य मतलब उत्तर भारत साइड में, मध्य भारत साइड में करेगा। और बहमनी साम्राज्य जो है ये इधर नहीं कर सकता है, उत्तर साइड नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि एक शक्तिशाली प्रांत दिल्ली सल्तनत उधर है, तो उधर कर नहीं सकता। तो ये विकास विस्तृत अपना राज्य किधर करेगा, ये अपना विस्तृत करेगा विजयनगर साम्राज्य की ओर। विजयनगर करेगा बहमनी साम्राज्य की ओर, बहमनी करेगा विजयनगर साम्राज्य की ओर। तो दोनों में इसी में होड़ लगा रहता। तो ये विस्तार करना चाहता है विजयनगर की ओर, विजयनगर चाहता है बहमनी साम्राज्य की ओर, क्योंकि ऊपर दिल्ली सल्तनत रहता है, उधर कर नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली प्रांत होता है। तो दूसरा मूल कारण ये भी था। ठीक है, तो दोस्तों इस स्टोरी को आप जान गए। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति होती है। आपको बताया भी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोहों के परिणाम स्वरूप जो है विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति होती है। और आज हम लोग विजयनगर को जो है हम्पी नाम से जानते हैं, यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये हम्पी शहर को, और कई कई अभिलेखों में इनका नाम हस्तिनावती भी मिलता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने किया था विजयनगर का, हरिहर एवं बुक्का, ये दो भाई होते हैं। ठीक है, जो इनका स्थापना करते हैं। आपका स्टोरी बता दिए कैसे होता है वो आपको बता दिए। तो 1336 ईस्वी में होता है। ये दोनों भाई जो है पहले ये काम्पली राज के मंत्री होते हैं, काम्पली राज के मंत्री होते हैं। इसके पहले ये जो है काकतियों के सामंत होते हैं। आपको बताया पहले सामंत होते हैं, बाद में जो है ये काम्पली राज के मंत्री होते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद क्या होता है कि यहाँ चार राजवंश लगभग जो है 300 वर्षों तक शासन करते हैं। तो चारों राजवंश को जानते हैं। तो पहला राजवंश होता है संगम वंश, जिसकी जो है इस वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का करता है, दोनों भाई। ठीक है, दूसरा वंश आता है सालुक वंश, जिसकी स्थापना नरसिंह सालुक करता है, इस वंश की स्थापना। तीसरा वंश आता है तुलु वंश, ये वीर नरसिंह इसका स्थापना करते हैं। और चौथा वंश आता है अरविडु वंश, इसका विरुमल स्थापना करते हैं। ठीक है, नरसिंह सालुक से सालुक वंश। ठीक है, ये नरसिंह
सालू वंश तुलु वंश वीर नरसिंह, अरविडु वंश वीरुमल, संगम वंश हरियो एवं बुक्का। तो अब हम लोग विस्तार से इसका चर्चा करते हैं। ठीक है, आप लोग भौगोलिक दृष्टि से भी विजयनगर साम्राज्य कहाँ अवस्थित है? मुख्य रूप से पहले कर्नाटक में स्थित था। यहाँ धीरे धीरे जो है यह कृष्णा नदी के तट तक जो है विस्तृत हो जाता है। ठीक है, बाद में जो है कई बार युद्ध भी होता है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में। तो अब हम लोग जो है विस्तार से एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे संगम वंश को, ठीक है, उसके बाद सालू वंश को, उसके बाद तुलुक वंश को, उसके बाद अरविडु वंश को। तो अब हम लोग देखते हैं संगम वंश को। दोस्तों तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य जो स्टार्ट होती है किस वंश से? संगम वंश से। ठीक है, तो ये संगम वंश से स्टार्ट होती है और ये वंश कब तक चलता है? 1336 से लेकर के 1485 ईस्वी तक संगम वंश चलता है। उसके बाद जो वंश आएगा उसको देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग संगम वंश को देखते हैं। तो देखिए, संगम वंश में जो है पहले आते हैं हरिहर प्रथम। ठीक है, तो हरिहर प्रथम जो है इसके संस्थापक होते हैं। आपको जो है संस्थापक का बात किए थे तो आपको तो बोले थे कि हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे, दोनों संस्थापक थे। तो यहाँ आती है संस्थापक की बात। तो देखिए कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक था हरिहर एवं बुक्का, और संगम वंश का भी संस्थापक होगा हरिहर एवं बुक्का, दोनों होगा। लेकिन देखिए यहाँ हरिहर प्रथम को संस्थापक ही क्यों लिखे हैं? कि इसलिए लिखे हैं क्योंकि पहला राजा जो है यही बनता है। ठीक है, ये बड़ा भाई होता है और पहला राजा भी यही बनता है, इसलिए जो है इसको संस्थापक लिखते हैं। ठीक है, कहीं यदि हरिहर प्रथम आए, यदि हरिहर एवं बुक्का आए तो आप हरिहर एवं बुक्का को टिक मारिए, यदि हरिहर प्रथम आए तो आप हरिहर प्रथम में टिक मारिए। ठीक है, तो हरिहर प्रथम का शासन जो रहता है यह 1336 से लेकर के 1356 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, तो ये करते क्या है? ये 1336 के बाद ठीक इसके 10 साल बाद जो है 1346 ईस्वी में आकर के साम्राज्य विस्तार शुरू कर देते हैं। जब अब विजयनगर की स्थापना हुई, संगम वंश की स्थापना हुई, तब विजयनगर के साम्राज्य के जो शासक होते हैं हरिहर प्रथम शासक, ये तो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहेंगे। ये साम्राज्य विस्तार कब से करते हैं? ठीक 1336 के मतलब गद्दी पर बैठने के बाद स्थापना के 10 साल बाद जो है 1346 ईस्वी में साम्राज्य विस्तार शुरू करते हैं। ठीक है, तो और इन्होंने क्या करते हैं, ये होयसल की विजयकर जो है अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। होयसल कर्नाटक का ही एक भाग होता है। ठीक है, तो इस पर जो है अधिकार करके जो है ये अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं, मतलब कि विजयनगर में मिला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हरिहर प्रथम आते ही जो है साम्राज्य विस्तार का काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कौन आते हैं? तो इसके बाद आ जाते हैं बुक्का प्रथम। ये इन्हीं का भाई रहता है, हरिहर एवं बुक्का जो पढ़ाए थे। तो देखिए, अब एक भाई जो है राजा बना तो दूसरा भी तो बनेगा, स्वाभाविक बात है कि दूसरा नहीं बनेगा तो फिर गड़बड़ बात है। तो ये बुक्का प्रथम फिर आते हैं। ठीक है, तो एक भाई पहले बन गया, अब दूसरा भाई आया। दूसरा भाई जो है 1356 से लेकर के 1377 ईस्वी तक शासन करते हैं। हरिहर प्रथम 20 साल शासन करते हैं और ये बुक्का प्रथम आकर के 21 साल शासन करते हैं। और इसको एक उपाधि दिया गया है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। इससे पता चलता है कि इसका हिंदू धर्म के प्रति और वेदों के प्रति जो है झुकाव था। ठीक है, तब बुक्का प्रथम जो आकर के है, देखिए कि यह 1346 ईस्वी में आकर के संयुक्त रूप से शासन करते हैं। संयुक्त रूप से शासन मतलब क्या? कि जब जो है होयसल पर विजय हुआ था, होयसल को जीत करके विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था हरिहर प्रथम, मतलब इनके बड़े भाई, तब ये भी मतलब हरिहर प्रथम के साथ साथ मिलजुल कर काम कर रहे थे और अपने राज पर शासन कर रहे थे। ठीक है, भाई नहीं था तो मिलजुल के शासन कर रहा था। ठीक है, ये 1346 से ही कर रहे थे, लेकिन राजा आकर के बनते हैं 1356 ईस्वी में, लेकिन शासन करते हैं दोनों भाई मिल करके 1346 ईस्वी से। और देखिए 1374 ईस्वी में जो है बुक्का प्रथम चीन दूतमंडल भेजता है। ये अपना दूतमंडल भेजता है। अब दूतमंडल क्यों भेजा जाता है? ताकि जो है हमारे आसपास के पड़ोसी देश जो रहता है उसको पता चल सके कि विजयनगर साम्राज्य भी है, एक प्रांत है, इसको जान सके, मतलब हमारे प्रांत को जान सके, इसलिए जो है दूतमंडल भेजा जाता है। और ये क्या करते हैं 1377 ईस्वी में जो है
एक प्रांत होता है मदुरई, ठीक है, जो अभी फिलहाल तमिलनाडु में पड़ता है। और ये विजयनगर जो बुक्का प्रथम जहां के शासक है, तो ये क्या करते हैं, मदुरई पे जो है अधिकार कर लेते हैं और मदुरई को हरा करके जो है विजयनगर अपने में मिला लेते हैं। तो ये तो देखिए, हरिहर प्रथम जो है होयसल को मिला लिए थे और ये बुक्का प्रथम आकर के मदुरई को मिला लेते हैं। तो इस तरह से साम्राज्य का विस्तार जो है चालू रहता है। तो और क्या करते हैं, इसने बहमनी साम्राज्य मतलब बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के साथ युद्ध करते हैं, ठीक है। तो इस युद्ध में जो होता है, तो किसके लिए युद्ध करते हैं, ये कृष्णा नदी, ये कृष्णा आपको बताया कि प्रथम वीडियो में, और ये तुंगभद्रा नदी का बीच जो ये तुंगभद्रा नदी है, इसके जो दोआब क्षेत्र होता है रायचूर, इन दोआब क्षेत्र के लिए जो है मतलब एक दूसरे में जो है युद्ध होता है। तो युद्ध होता है तो मोहम्मद शाह प्रथम जब देखता है कि हारने लगे हैं मतलब बहमनी साम्राज्य के साथ, तो ये क्या कर लेते हैं, दोनों संधि कर लेते हैं। संधि करने के बाद क्या होता है कि कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र जो होता है वो दे देते हैं विजयनगर साम्राज्य को, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य को दे देते हैं और किस सीमा रेखा किसको बना लेते हैं, ये कृष्णा नदी इनका सीमा रेखा बन जाता है और ये पूरे क्षेत्र जो है ये विजयनगर इसका हो जाता है, विजयनगर का। मतलब अब तुंगभद्रा और कृष्णा का जो दोआब क्षेत्र था जो बहुत उपजाऊ था, वो भी अब विजयनगर के हाथ में आ गया है। और बुक्का प्रथम ने क्या किया कि जैन बौद्ध मुस्लिम ईसाई मतलब हिंदू धर्म के साथ साथ जैन बौद्ध मुस्लिम ईसाई को भी जो है पूर्ण स्वतंत्रता दे दिए थे। बहुत अच्छे ही राजा थे। अब देखिए, इसके बाद जो है इनका शासनकाल जब खत्म हो जाता है तो इसके बाद आते हैं हरिहर द्वितीय। हरिहर प्रथम तो आ गए थे, अब हरिहर द्वितीय, इसका शासनकाल रहता है 1377 से लेकर के 1404 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये प्रथम शासक रहते हैं जो एक उपाधि धारण करते हैं महाराज धीराज, महाधीराज लेते हैं, महाराज धीराज, महाराज धीराज, ठीक है। ये प्रथम शासक होते हैं विजयनगर साम्राज्य में जो महाराज धीराज की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है। और इसने क्या करते हैं कि लंका के राज से राजवंश वसूला। सोचिए कि विजयनगर साम्राज्य तो यहाँ दक्षिण भारत में, उसके बाद यहाँ जो है लंका, ये लंका जा करके मतलब वहां से राजवंश की वसूली कर लेता था, ऐसा साम्राज्य था। और हरिहर द्वितीय के समय जो है रायचूर दोआब को लेकर के बहमनी साम्राज्य से झगड़ा हो जाता है। ये रायचूर दोआब जो होता है, दोआब का क्षेत्र होता है, रायचूर कहलाता है, इसके लिए झगड़ा हो जाता है। होता क्या है कि यहाँ देखिए कि बहमनी साम्राज्य के पास आ जाता है दोआब क्षेत्र, तो ये बहमनी साम्राज्य भी तो छोड़ेगा नहीं, ये भी मतलब जब विजयनगर का हो जाता है तो ये भी चाहेगा कि ये तो हम ही से हम मेरा क्षेत्र पे अति कर लिया, मतलब विजयनगर हासिल कर लिया, तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, हम लेके रहेंगे। तो क्या करता है फिर से जो है, उस समय बहमनी साम्राज्य से बहमनी के शासक होते हैं फिरोज शाह और विजयनगर के हरिहर द्वितीय। तो क्या होता है, ये इसी जो है दोआब क्षेत्र को लेकर के जो है झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा होने के बाद क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य का हरिहर मतलब कि हरिहर द्वितीय का जो है हार जाते हैं, हरिहर द्वितीय हार जाते हैं और बहमनी के शासक फिरोज शाह जीत जाते हैं और ये दोआब क्षेत्र जो है अपने में शामिल कर लेते हैं बहमनी साम्राज्य। तो जब हार जाते हैं तो हरिहर द्वितीय, तो ये पूरा गुस्सा से लाल हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि हमको तो उपाधि दिया गया है महाराजा धीराज का, जब महाराजा धीराज का उपाधि दिया गया तो हार कैसे गए, नहीं हार नहीं सकते हम। तो फिर ये क्या करते हैं, आप तुरंत ये अपने सेना में जो है तीरंदाजों की भर्ती कर देते हैं। तीरंदाजों की भर्ती करने के साथ साथ ये अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, किसको, साधनाचार्य को। और नियुक्त करने के बाद जो है ये हमला कर देते हैं बहमनी साम्राज्य पर और जो है ये बेलगांव और गोवा क्षेत्र को जीत करके अपने में मिला लेता है, ठीक है। अब तो बहमनी साम्राज्य दोआब क्षेत्र को अपने कर लिया और बेलगांव और गोवा क्षेत्र को जो है विजयनगर साम्राज्य जीत लेता है। तब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि अब कौन सा, इसके बाद जो है इसका जो है शासन समाप्त हो जाता है। अब चौथा शासक का देखते हैं। हरिहर द्वितीय के बाद दूसरा शासक कौन बनता है, देवराय प्रथम, ठीक है। यह 1406 ईस्वी से लेकर के 1422 ईस्वी तक शासन करता है। लेकिन देवराय प्रथम जैसे जो है
गद्दी पर बैठता है तुरंत आक्रमण कर देता है कौन? बहमनी साम्राज्य के फिरोज शाह। ठीक है, ये देवराय प्रथम जो है पूरी तरह तैयार भी नहीं रहता है और बहमनी साम्राज्य का फिरोज शाह इस पर तुरंत अटैक कर देता है। तुरंत अटैक कर देगा तो अब क्या करेंगे? ये तो तैयारी भी ठीक तरह से किए भी नहीं है, मतलब तैयार भी नहीं हुए। तो इसको क्या होता है कि देवराय प्रथम को जो है भुगतना पड़ जाता है। इसका परिणाम होता क्या है कि जब ये आक्रमण करते हैं, फिरोज शाह जब आक्रमण करते हैं तो इनको क्या करना पड़ता है कि हीनों, मोतियों, हाथियों के रूप में जो है 10 लाख का हर्जाना देना पड़ जाता है फिरोज शाह को। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह तैयार नहीं रहते और इसको हार मानना पड़ जाता है। ठीक है, तो और उसके साथ ये 10 लाख हर्जाना और हीनों, मोतियों, हाथियों के रूप में 10 लाख का हर्जाना तो देवे किया। उसके साथ साथ क्या करते हैं कि इसको जो है लड़की का शादी जो है करवाना पड़ जाता है फिरोज शाह से। एक तो 10 लाख का हर्जाना दिए उस रूप में, उसके बाद लड़कियों दे दिए, बिटिया को भी दे दिए। ठीक है, बिटिया के साथ साथ उसके साथ साथ वो उतना ही काफी नहीं हुआ, उसके साथ साथ इनको दहेज भी देना पड़ गया। अब दहेज क्या दिए कि रायचूर का जो दोआब क्षेत्र था, ये तुंगभद्रा नदी हुआ, ये कृष्णा, ये जो दोआब क्षेत्र था, इसी का जो था दोआब क्षेत्र का एक इलाका था बंकापुर, उसको देना पड़ा फिरोज शाह को। और इसलिए देना पड़ा ताकि भविष्य में जो है युद्ध की गुंजाइश ही ना रहे। फिर से जो है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में युद्ध ना हो। क्यों? क्योंकि जो अब तो बेटी भी दे दिया है बहमनी साम्राज्य के फिरोज शाह को, तब तो युद्ध का गुंजाइश नहीं बनेगा। अब देखिए, इतना चीज दे दिया, आपको 10 लाख का जुर्माना दे दिया, लड़की का शादी दे दिया, मतलब बिटिया दे दिया, दहेजो दे दिया, अब भी करेगा क्या? तो अब इसके पास कोई उपाय नहीं रहता। अब ये क्या करते हैं तो कुछ कल्याणकारी योजनाएं, मतलब कुछ अच्छा काम करते हैं जो जनता के लिए फायदा हो सके, राज्य का फायदा के लिए हो सके। तो ये क्या करते हैं कि तुंगभद्रा नदी पर जो है, ये तुंगभद्रा नदी है, ये तुंगभद्रा नदी पर पुल बनवाते हैं, बांध बनवाते हैं और वहां नहरों की खुदाई करवाते हैं। ठीक है, ताकि भविष्य में जो है विजयनगर साम्राज्य को जल की समस्या न हो सके। और इसी के समय देवराय प्रथम के समय जो है इतावली यात्री, इतावली यात्री मतलब क्या? इटली के यात्री, इतावली यात्री नुकोलो कोंटू ने विजयनगर की यात्रा की थी। तो आपको यहां से प्रश्न पूछ जाएगा, इटली के यात्री, इतावली यात्री मतलब निकोलो कोंटू जो है किसके समय जो है ये विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये देवराय प्रथम के समय। ठीक है, और ये निकोलो कोंटी जो है ये अपने पुस्तक में लिखा है, इनके जो पुस्तक है उनमें चर्चा किया है विजयनगर की साम्राज्य की। उन्होंने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य एक बहुत ही सुंदर साम्राज्य है, बहुत ही अच्छा साम्राज्य है, इसके जैसा जो है विश्व भर में कोई साम्राज्य नहीं है। तो ये कौन लिखा था? निकोलो कोंटी। और इसके साथ साथ पुस्तक, ये इनके पुस्तक में यह भी लिखा हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य में कितना अच्छा से जो है दिवाली और नवरात्र मनाया जाता था। ठीक है, इनके बारे में चर्चा किया है। अब देखिए कि देवराय प्रथम के समय जो है उन्हीं के दरबार में जो है एक प्रसिद्ध तेलुगु कवि रहते थे। कौन? श्रीनाथ रहते थे, जो रचना किए हैं हरविलासम ग्रंथ का। ठीक है, तो निकोलो कोंटी आप याद रखिएगा, देवराय प्रथम के दरबार में आए थे। ठीक है, इटली के यात्री और प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ। अब देखिए देवराय प्रथम के बाद कौन आ जाते हैं? देवराय द्वितीय। ठीक है, तो ये देवराय द्वितीय 1422 ईस्वी से लेकर के 1446 ईस्वी तक शासन करते हैं। ठीक है, इसको जो है देवराय द्वितीय को जो है विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासकों में एक माना गया है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक जो है देवराय द्वितीय को माना गया है। इसकी प्रजा इसे इमादी देवराय, प्रौढ़ देवराय, महान देवराय की उपाधियां दी थी। इन उपाधियों के साथ साथ कुछ लोगों ने इसे
इंद्र का अवतार भी मानते थे। इंद्र का अवतार मानते थे इसको कुछ लोगों ने, देवराय द्वितीय को इतना महान थे। और कुछ अभिलेखों में जो है, कुछ अभिलेखों में इनको जो है गजबेडकर भी कहा गया है। गजबेडकर क्या होता है? हाथियों का शिकार करने वाला। ठीक है, तो ये देवराय द्वितीय और क्या किए थे, ये सेना में जो है मुस्लिमों को जो है शामिल किए थे, ताकि बहमनी साम्राज्य के तरह जो है विजयनगर साम्राज्य भी शक्तिशाली हो सके। लेकिन अब शक्तिशाली बना के क्या, वैसे भी शक्तिशाली बना रहा था, अब तो ये देवराय प्रथम जो है लड़की दे दिया था, दहेज दे दिया था, सब कुछ दे दिया था, तो अब दोस्ती हो गया, संधि हो गया है कि दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, तो युद्ध का चांस बनता ही नहीं है। फिर भी जो है ये बहमनी जैसा शक्तिशाली बनाने के लिए मुस्लिम को जो है अपनी सेना में शामिल किया और उनको जागीरें भी दी। ठीक है, अब देखिए पुर्तगाली यात्री नुनूज ये पुर्तगाल के यात्री थे। पुर्तगाली यात्री नुनूज ने अपने पुस्तक में लिखा है कि देवराय द्वितीय को जो है क्विलान, श्रीलंका, पेगु, तेनसीरीव और यूलुकेट के राजा जो है देवराय को कर देते थे। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बताए थे, देवराय प्रथम से भी पहले आपको बताए थे कि जो है श्रीलंका के राजा कर देते थे, आपको बताए थे। यहां देखिए कि देवराय द्वितीय को जो है क्विलान, श्रीलंका, पेगु, तेनसीरीव, यूलुकेट के राजा जो है देवराय को कर देते थे। सोचिए कि मतलब देश विदेश तक जो है ये कर ले लेते थे देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो है यह एक स्वयं विद्वान था। ठीक है, इन्होंने जो है महानाटक सुधानिधि, बादरायण के ब्रह्मसूत्र, दो टीका लिखी थी, महानाटक की सुधानिधि और बादरायण के ब्रह्मसूत्र। इसके बाद देवराय द्वितीय के बाद आ जाते हैं मल्लिकार्जुन। तो अब हम लोग देखते हैं मल्लिकार्जुन को। जो है देवराय द्वितीय के बाद आ जाते हैं मल्लिकार्जुन। ठीक है, ये मल्लिकार्जुन जो है ये शासन करते हैं 1446 से लेकर के 1465 ईस्वी तक। ठीक है, तो इन्हीं के समय जो है विजयनगर का जो है पतन होना शुरू हो जाता है। विजयनगर का पतन होना शुरू किसके समय से होता है? मल्लिकार्जुन के समय से। और इसके समय जो है चीनी यात्री महुआन 1451 में जो है भारत की यात्रा किया था। किसके समय? मल्लिकार्जुन के समय। अब उसके बाद फिर गद्दी पर बैठते हैं विरूपाक्ष द्वितीय। इनका शासनकाल रहता है 1465 से लेकर के 1485 ईस्वी तक। ठीक है, तो यह जो है विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश का जो है अंतिम शासक रहता है विरूपाक्ष द्वितीय। तो विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, और करते कुछ नहीं है, होता क्या है इस समय जो है कि विजयनगर में जो है अराजकता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, मतलब एक टाइप से दंगा टाइप से। ठीक है, अराजकता उत्पन्न हो जाती है और विजयनगर में व्याप्त अराजकता की स्थिति को देखकर साम्राज्य के एक शक्तिशाली सामंत होते हैं। ठीक है, वही विजयनगर साम्राज्य में एक शक्तिशाली सामंत होते हैं नरसिंह सालुब। यहाँ की अराजकता की स्थिति को देखकर सामंत नरसिंह सालुब ने 1485 ईस्वी में जो है सिंहासन पर अधिकार कर लेता है और एक नए वंश का यह उद्भव होता है। तो अब नया वंश क्या चलेगा? अब नया वंश चलेगा, ये नरसिंह सालुब है, सालुब से अब ये नया वंश बनाएगा सुलुभ वंश। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं सुलुभ वंश को। ठीक है, जिसका स्थापना कौन करता है? नरसिंह सालुब। अब आगे देखिए सुलुभ वंश जो है, नरसिंह सालुब क्या करते हैं? ये संगम वंश के जगह जो है सालुब वंश का स्थापना कर देते हैं। तो सालुब वंश कब से कब तक रहता है? 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक। इनके संस्थापक कौन रहते हैं? नरसिंह सालुब। ठीक है, तो अब देखिए नरसिंह सालुब क्या करते हैं। नरसिंह सालुब सेना को जो
अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करते हैं नरसिंह सालुक, ये अरब व्यापारियों से जो है घोड़े मंगवाते हैं, ठीक है। और इनके एक विश्वासी सेनापति होता है जिसका नाम रहता है नरसानायक, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, पूरी प्रशासन का जिम्मेदारी जो है ये नायक को सौंप देते हैं। और इनके साथ साथ जो है अल्पवयस्क जो नरसिंह सालू का पुत्र रहता है, अल्पवयस्क पुत्र का संरक्षण करने के लिए दे देते हैं। अब बताइए, आगे चल के यही होता है कि जो जयदेव विश्वासी होता है वही जयदेव विश्वासघाती बन जाता है। आपको जिस पे जितना विश्वास होगा बाद में जाके उतना जो है ना विश्वासघात कर सकता है। इसके पास क्या करता है, पूरी प्रशासन का जिम्मेदारी सौंप देता है। तो अब तो ये आगे जाके विश्वासघात करेगा, क्या करेगा हम लोग देखेंगे। अब जिसके पास आप पूरी चीज सौंप दीजिएगा तो बाद में तो वो तो आपके साथ कुछ, सब कोई नहीं करता है लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो जिसको आप पूरा भार दे दीजिएगा वही आपका जो है सत्ता हथियार लेगा या आपका पूरा जो है ना सब कुछ बिगाड़ के रख देता है। तो सभी लोगों पर विश्वास मत कीजिए। तो इनका भी इसी तरह जो है विश्वासी सेनापति था नरसिंह सालुक का। अब देखिए इनके बाद जो है नरसिंह सालुक के बाद जो है गद्दी पर बैठते हैं इन्हीं के पुत्र इमाडी नरसिंह, नरसिंह सालुक के पुत्र इमाडी नरसिंह, ठीक है। तो इमाडी नरसिंह जो है ये करते कुछ नहीं है, जैसे गद्दी पर बैठते हैं तो उसी समय क्या होता है, कालांतर में नरसानायक, यही विश्वासी सेनापति नरसिंह सुलूक का नरसानायक जो है संपूर्ण सत्ता पर अधिकार करता है और विजयनगर का वास्तविक शासक बन जाता है नरसानायक। आगे आकर के विश्वासघाती कर देता है इनके पुत्र के समय और जो है ये सत्ता हथिया लेता है नरसानायक, ठीक है। और इमाडी नरसिंह को क्या करते हैं कि पेनकुंडा किले में जो है नजरबंद कर देता है, जाके पेनकुंडा किले में जाकर के बंद कर देता है, ठीक है। तो और क्या करते हैं ये नरसानायक जो है अपने समय में कुछ अभियान चलाते हैं। तो ये अभियान में क्या करते हैं कि चोल, पांड्य और चेर राज्य जो होते हैं, चेर इधर रहता है, चोल उधर रहता है, पांड्य इधर रहता है। तो चोल चेर राज पांड्य पर जो है क्या करते हैं, वहां अटैक कर देते हैं और जो है विजयनगर साम्राज्य में ही रहता है लेकिन प्रांत कुछ अलग अलग रहता है। तो ये चोल चेर पांड्य राज पे मतलब ये तीनों जो है शासक जो है इनका बात उतना नहीं मानते हैं। तो ये चोल चेर पांड्य राज पे अटैक कर देता है और तीनों शासकों को जो है विजयनगर में राज को मिलाने पर बाध्य कर देता है कि एक राज बन। तो इनको जो है बाध्य कर देते हैं कौन, नरसानायक, तीनों चोल चेर और पांड्य राज को। अब नरसानायक जो है, नरसानायक के बाद जो है अब यहीं से जो है ये तीनों शासकों पर जो है ये सालुक वंश खत्म हो जाएगा। सालुक वंश बोलिए या सुलुक वंश बोलिए एक ही है। तो ये तीन ही शासक इसमें रहते हैं और इस तरह जो है सालुक वंश खत्म हो जाता है और इन्हीं का पुत्र जो रहता है नरसानायक, ठीक है, ये जाकर के हत्या कर देते हैं फिर नरसानायक का, ठीक है। और अगला वंश आ जाएगा इसके बाद तुलुक वंश। तो अगला वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे तुलुक वंश, ठीक है। और दो वंश बचे, तुलुक वंश, सालुक संगम वंश हो गया, अगला वंश आएगा तुलुक वंश। तो अगला वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे तुलुक वंश, जो नरसानायक का पुत्र जो है उनका संस्थापक रहेगा, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप लोग के लिए तो मेहनत करते हैं तो थोड़ा आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ, आप लोगों के साथ जो है समझ सके और जो है हमारी देश, हमारी राज्य को अच्छा से अच्छा कार्य करके उन्नति कर सके, ठीक है। तो आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि गरीब से गरीब छात्रों को भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मदद मिल सके। थैंक यू दोस्तों, अगला वीडियो पढ़ेंगे हम लोग तुलुक वंश को।